क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा तो हम बाद में सेट कर लेंगे ना। पहले आज एसएसटी पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए क्लास 10th में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है खासकर क्लास 10th के लिए एसएसटी से, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान। बाकी के जो विषय हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, होम साइंस, तो जैसे सारे विषय 70 नंबर के हैं यूपी बोर्ड के लिए खासकर, वैसे ही ये भी 70 नंबर में है। इसमें एक बार हम आपको सिलेबस समझा दे रहे हैं ना कि कैसे है। देखिए जो एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, इसमें 4 सेक्शन है, 4 पार्ट हैं। पहले इनका सिलेबस आप समझ लीजिए। 4 पार्ट में कहने का मतलब एक हिस्ट्री का है जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो जो इतिहास है वो है 20 नंबर का। कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का है इतिहास। इतिहास के बाद है नागरिक शास्त्र जिसे हम सिविक्स कहते हैं। नागरिक शास्त्र कितने नंबर का है? 15 नंबर का है, ठीक है। टोटल तो बनेगा 70 नंबर, टोटल है 70 नंबर का है। और उसके बाद है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। और उसके बाद है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है वो भी 15 नंबर की है। तो 20 15 20 15 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70 नंबर, है ना। 20 10 30 5 35 और ये भी 35 35 35 70। फिर से एक बार देख लीजिए, एच यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री है जिसे हम इतिहास कहते हैं। सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र, और ये है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और ये है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में 4 सेक्शन है। अब एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें यानी इतिहास में 20 नंबर है, भूगोल में 20 नंबर है, तो इन दोनों में 5-5 नंबर किस चीज के कम हो रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो मैप वर्क है, मानचित्र है, वो 5 नंबर का ऐड है। मैप, इसमें 5 नंबर का मैप है और 5 नंबर का मैप इसमें है। ये इंडिया का मैप यानी भारत के मैप का है ना, विश्व के मैप का नहीं है, वर्ल्ड मैप नहीं है, सिर्फ इंडिया का है। अब ये तो हो गया। अब इसमें हमें थोड़ा सा ये समझिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम वो आपको बता दें, ठीक है। कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे कि अति लघु आएंगे कि लघु आएंगे कि दीर्घ आएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस बार जो पैटर्न चेंज है उसमें 20 प्रश्न ओएमआर शीट के आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको ओएमआर पे करना होगा। तो पहली चीज तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, 5 5 5 सब में। कैसे? सबसे पहले हम आपको एमसीक्यू बताएंगे, हिंदी में भी लिखना पड़ेगा कुछ लोग को हिंदी में। बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें 5 आएंगे तो 5 नंबर, फिर इसमें भी 5 नंबर, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। 5 इतिहास में, 5 नागरिक शास्त्र में, 5 भूगोल में, 5 अर्थशास्त्र में। तो कितने प्रश्न हो गए और कितने अंक हो गए, ठीक है। कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स? 20 प्रश्न और 20 ही नंबर, ठीक है। 20 नंबर 70 में क्लियर हो गया। अब इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आप देखिए, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें एक पूछा जाएगा, बल्कि सब में एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, सब में एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न इसमें, एक प्रश्न इसमें होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रश्न हो गए, और हर एक प्रश्न 4 नंबर का है। तो 4 चौक 16, ठीक है। 5 प्रश्न, 5 5 5, यहां 5 था। सारे प्रश्न एक एक नंबर के थे, सारे प्रश्न, तो 20 हो गया था। यहां सारे प्रश्न 4 4 नंबर के हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग टाइप आंसर। लॉन्ग जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। पहले हम आपको बता देंगे लॉन्ग भी एक एक ही पूछे जाएंगे, सब में एक एक प्रश्न, और कितने नंबर के? 6 नंबर के। तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? प्रश्न होंगे 4 और उनका नंबर मिलेगा 4 into 6 यानी 24।
अगर आप इनको ऐड करें तो 24 6 30 10 40 और 40 20 कितना होता है 60। अभी अभी 60 हुआ, 10 नंबर बचा हुआ है। 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा मानचित्र। मानचित्र का मतलब मैप। अब मैप सब में नहीं पूछा जाएगा, मैप इसमें 5 1 नंबर वाले 5 प्रश्न, इसमें एक भी नहीं पूछे जाएंगे, इसमें 1 नंबर वाले 5 प्रश्न, इसमें एक भी नहीं, तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे 10 और सारे प्रश्न होंगे 1 1 नंबर के, तो टोटल ये भी 10। तो अब आपका सिलेबस कितने नंबर का हो गया 70 नंबर का। तो ये तो उम्मीद है कि सिलेबस पहले समझ गए होंगे कि एसएसटी का सिलेबस है क्या रियल में। देखिए क्लास 10th में, और ये हम सिर्फ बता रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 2022 का कैसा पैटर्न है। सबसे पहले जो आपको पेपर मिलेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी ये प्रश्न आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, होम साइंस सब में है, यही पैटर्न है। 20 प्रश्न पहले आपको टिक करने वाले करने हैं, ओएमआर पे गोला करना है, सही आंसर आपको चुनना है। उसके बाद ये 50 नंबर जो बचेगा ये आपका रिटर्न वर्क है, ठीक है। तो बहुविकल्पी 5 हिस्ट्री में, 5 नागरिक शास्त्र में, 5 भूगोल में, 5 अर्थशास्त्र में, टोटल 20 हो गए, ठीक है। गेट तुम देख लो, कर लो। अब इसके बाद हम देखिए आगे सिलेबस बताते हैं। सिलेबस एक बार अच्छे से आप लोग नोट कर लें, जहां ना समझ में आए एक बार फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैप के लिए एक अलग से वीडियो होगी जिसमें मैप को अलग से समझाया जाएगा, और खास करके इंडियन मैप ही पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी स्थान के बारे में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो पहले आपको स्थान पता होना चाहिए कि पोरबंदर। अब पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात आप मैप में जाने की कहां होता है ना। वह स्थान जहां पर स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में है ना, इस तरह के। तो आपका जो पहला चैप्टर है इतिहास का, उसे देखिए जरा सा। आपका चैप्टर फर्स्ट है, पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। अब नेशनलिज्म के बारे में बात करें तो आप एक चीज ये जाने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय का कारण है ना, बल्कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहां राजतंत्र व साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियां हुई हैं, और यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी है, ठीक है। इसके लिए बहुत सी घटनाएं हुई हैं, अलग अलग क्रांतियां हुई हैं और एकीकरण हुए हैं। हम पहले आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको समझाना चाहते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे जो इसका यूरोप का राष्ट्रवाद है वो अगर हम देखें तो 1789 से लेकर 1914 तक हमें इतनी हिस्ट्रीज की जाननी है। 1789 से 1914 तक में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, हालांकि इससे पहले भी हुई है, ठीक है। तो इससे पहले की अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 1688 में। 1688 से 1801, 1688 से 1801 के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, वो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है। ये कहां का है, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद। इसके लिए 1688 से 1801। अब 1688 की महान क्रांति के बाद एक महान क्रांति हुई थी ना, शानदार क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति को, उसके बारे में बताया कि इस क्रांति के उपरांत राजा की शक्ति कमजोर हो गई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो गई। ब्रिटेन में 1265 ईस्वी, ब्रिटेन की बात है कि 1265 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी, और प्राचीन काल में यह देश रोमन साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। अभी हम खासकर हिंदी मीडियम के लिए ही पढ़ा रहे हैं ना, तो जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो उनको अलग से समझाएंगे। इसके बाद 1800 में क्या हुआ, देखो 1688 से 1801 तक तो ये हुआ, फिर 1859 से 1870 के बीच में अगर हम मोटा मोटा इसको डिवाइड करें तो इटली के एकीकरण की बात आती है। इटली का एकीकरण ना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण यहां पर आया।
कि एकीकरण का मतलब होता था ना यूनिफिकेशन, एक साथ करना, इकट्ठा करना, एकजुट करना। एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। पहले कितने राज्यों में विभाजित था? 7 राज्यों में बटा हुआ था एकीकरण से पहले। और काबूर ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है काबूर, काबूर के बारे में इनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे डिटेल में ना। काबूर ने 1859 में ऑस्ट्रिया, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को, और 1860 में इसको, कब? 1859 में, और 1860 में किसको? स्पेन को हराकर, है ना। 1859 में ऑस्ट्रिया को और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को इनके शासन से मुक्त कर दिया, ठीक है। और 1870 में क्या किया? 1870 में रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली के एकीकरण को पूरा कर लिया। रोम के आक्रमण के साथ ही इटली का जो एकीकरण था वो पूरा किया। तो काबूर का एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें है ना, काबूर के लिए। अब 1866 की हम बात करेंगे। 1866 से 1871, 1866 से 1871 में क्या हुआ है? देखिए, ये जर्मनी का एकीकरण कहलाएगा, जर्मनी का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण के लिए हम रिस्पॉन्सिबल देखें तो काबूर का नाम आगे आएगा। 1859 में ऑस्ट्रिया, 1860 में स्पेन और 1870 में रोम, रोम को हराया, है ना, फिर एकीकरण किया। इससे पहले, एकीकरण से पहले इटली बटा हुआ था 7 राज्यों में, है ना। अब जर्मनी के एकीकरण देखिए, तो इसके लिए जो नाम आता है, जैसे इसके भी मेन हीरो है ना, नेपोलियन। इसके हीरो कौन है? नेपोलियन है। नेपोलियन ने जर्मनी को, वो जैसे 7 राज्यों में था, ये 29 राज्यों की बात है, 29 में 39, 39 है ना, 39 राज्यों में एकीकृत किया। उसके कई वर्षों के उपरांत बिस्मार्क, अगला नाम कौन सा है ना, कार्ल बिस्मार्क, बिस्मार्क, बिस्मार्क द्वारा 1866 से 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर आया। यानी ये 7 राज्यों में था, तो काबूर की वजह से कैसे हो गया? ये एकीकरण हो गया, तो इटली का एकीकरण कहलाया। इसी तरह से नेपोलियन के टाइम में नेपोलियन ने जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया, ठीक है। उसके कई वर्षों के बाद बिस्मार्क ने 1866 से 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। तो इसमें 2 नाम आते हैं, बिस्मार्क और नेपोलियन रिलेटेड हैं जर्मनी के एकीकरण से, और काबूर का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से, ठीक है। अब इसके बाद है फ्रांस में राष्ट्रवाद। इसके बाद क्या है? फ्रांस में राष्ट्रवाद। आगे देखिए, फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद, तो अभी हमने कहां तक देखा? जर्मनी तक, 1871 तक। अब इसमें 1789 से 1848 की बात है। 1789 टू 1848 में क्या हुआ कि 1789 में क्या हुआ है? फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में, अब इसमें भी कोई नया हीरो होगा ना, अब वो हीरो है कि विलन है वो बात की बात है। लुई 16वें, लुई 16वें, इतिहास में होता था ना, लुई प्रथम, लुई तृतीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, तृतीय, ऐसे करते करते 16वां, है ना, यानी ऐसे लिखा जाता रहा होगा। 16 कैसे लिखते हैं? ऐसे 10 हो गया, 15 हो गया, 16 ऐसे, है ना। 16वां, लुई 16वां के शासन का अंत हो गया। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस क्रांति में लुई 16वें के शासन का अंत हो गया, और फिर 1830 की बात आती है। 1830 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने बूर्बो वंश के, एक वंश है बूर्बो वंश, बूर्बो वंश के शासन का अंत और संवैधानिक राजतंत्र कायम किया, जिसका शासक लुई फिलिप था। इसका शासक कौन था? हाँ, लुई फिलिप। इंग्लिश में लिखना चाहिए लेकिन हिंदी में है तो हिंदी में समझा रहे हैं। लुई फिलिप
बूर्बो वंश का जब अंत हुआ, शासन जब समाप्त हुआ, तो अगला राजतंत्र जो कायम किया गया शासक लुई फिलिप था। और 1848 की बात आ रही है, 1848 की बात की राज्य क्रांति में उसके शासन का भी अंत हो गया। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी राष्ट्र राज्य का उदय कब हुआ? 1848 के बाद हुआ। तो ये बात कहां की? फ्रांस की है। इसमें लुई 16वां है, बूर्बो वंश था, लुई फिलिप्स थे, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे, वो हम बताते हैं आपको। इसमें थोड़ा सा हम अलग अलग टॉपिक से आपको बता दे रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक आप देखिए। देखिए रूस के बारे में, देखिए जार के द्वारा, है ना, जार के द्वारा 14 गणराज्यों, ये कब के हम बता रहे हैं हिस्ट्री, 1815 से 1932 की बात, ठीक है, रूस की बात है। जार के द्वारा 14 गणराज्य, 14 गणराज्यों और रूस को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया। 14 गणराज्य प्लस रूस को मिलाकर, है ना, सोवियत संघ का निर्माण किया गया। किसका? सोवियत संघ का निर्माण किया गया। और 1917 में, 1917 की क्रांति के बाद समाजवादी सरकार का गठन किया गया। ये समाजवादी नहीं, है ना, साम्यवाद और समाजवाद की बात चल रही है। समाजवादी सरकार का गठन किया गया, का गठन किया गया। अब ऑस्ट्रिया की बात आ रही है, जो अभी काबुल के टाइम की बात थी ना। ऑस्ट्रिया के बारे में सुन लीजिए कि 1848 में, 1848 ईस्वी में मैटरनिक, नाम याद रखिएगा, मैटरनिक, हाँ, मैटरनिक ने निरंकुश शासन का अंत हो गया। मैटरनिक के निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद का विकास 1848 में, रूस में 1917 में। अब आता है यूनान। यूनान में है टर्की के अधीन यह देश 1832, टर्की के अधीन यह देश 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। ठीक है, यूनान 1832 में स्वतंत्र हुआ। अब बात आती है, एक देश और है बेल्जियम, नाम सुने होंगे ना, बेल्जियम। 1815 ईस्वी में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। बेल्जियम को किसके साथ मिलाया? हॉलैंड के साथ। कब? 1815 में, है ना, 1815 में, 32 में तो वो था। 1815 में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। और 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली। बेल्जियम की स्वतंत्रता 1932 कैसे मिली? 1815 में बेल्जियम और हॉलैंड को मिला दिया गया, ठीक है, तो 1932 में इसको स्वतंत्रता मिली। यूनान को 1832 में स्वतंत्रता मिली। ऑस्ट्रिया को 1848 में मैटरनिक की निरंकुश का जब अंत हुआ ना, निरंकुश शासन का अंत हुआ। और रूस का है 1917 में समाजवादी सरकार का गठन हो गया वहां पर। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, सिर्फ आज हम बताएंगे कौन सी घटना कब घटित हुई है, बस वो घटनाएं बता दें। फिर इस चैप्टर को अलग से एनालाइज करेंगे, पूरी इसकी चैप्टर की व्याख्या। देखिए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, स्टॉप कर लो, स्टॉप करो। देखिए क्या हो, वो उसमें माइक में है, चलो ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथि में हम आएंगे 1688, 1688, 1707, 1707 की बात है, 1789, पहले हम तिथियां लिख ले रहे हैं ना। फिर 1797 और फिर क्या है 1801, 1801 के बाद है 1804, 1804 के बाद है 1807, 1807 के बाद 1814 से 1815, ठीक है। अभी हमने डिटेल सब पढ़ी है, बस हमें सिर्फ डेट वाइज पढ़ना है। अब 1821 के बाद ये ईयर जो वर्ष दिए हुए ना, 1830,
30 के बाद 1831, फिर 1832 है, 32 के बाद है 1848, अब इसमें से कुछ सन आए भी थे ना, 1859 से 1870। अब हमें कहां तक जाना है, हमें इसको कहां तक ले जाना है, ध्यान है, हमें इसको 1914 तक, 1914 तक है ना 1870 तक हो गया। अच्छा अभी बचा हुआ है, अब 1861 छूट गया था, 1861 अब लिख ले रहे हैं, फिर 1866, 1866 के बाद 1866 से 1871, ठीक है, 1870 अलग से, ध्यान ना भटकाओ तुम लोग, ध्यान से देखो खाली, 71, 1905, 1914, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले हम आपको बता दें, क्योंकि इतने ही पॉइंट अगर आप इसमें क्लियर कर लिए, उसके बाद सिर्फ कुछ परिभाषाएं बचेंगी और काबूर हैं या जो लोग हैं इनके बारे में पढ़ना बचेगा। बाकी निरंकुशवाद क्या है, कल्प दर्शन क्या है, रूढ़िवाद क्या है, विचारधारा, नारीवाद, निरजातिवाद, उदारवाद, घोषणा पत्र, राष्ट्रवाद, प्रभुसत्ता, संहिता, मताधिकार, महासंघ, राष्ट्र राज्य, जर्मेनिया, मारियान या एकीकरण, इनको हम अलग से बताएंगे ना। अभी सिर्फ हम इसमें बता रहे हैं कौन से सत्र में क्या हुआ है, किस सत्र में क्या हुआ है। देखिए 1688 किस लिए जाना जाता है, 1688 में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई है, 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई है। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई सोल्वे के शासन का अंत हुआ है, ठीक है, अभी लुई सोल्वा हमने बताया था। इसके बाद कौन सा आता है, 1789 हो गया ना। अब 1797 में क्या हुआ है, इसमें आते हैं नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन का इटली पर हमला, है ना, और नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत होती है, नेपोलियन युद्ध की शुरुआत करता है। फिर 1801 में क्या होता है, 1801 में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप होता है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का क्या होता है, मिलाप होता है, दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई, 1804 में क्या बनाई गई, नागरिक संहिता, किसने बनाई, नेपोलियन ने, 1804 में। 1807 में क्या है, जिसेपे मैक्सिनी, है ना, जिसेपे मैक्सिनी ने क्या किया था, इनका जन्म हुआ है, 1807 में जिसेपे मैक्सिनी का जन्म हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है इनका। 1814 से 1815 में क्या हुआ है, नेपोलियन का पतन हुआ है, नेपोलियन का पतन मतलब खत्म होना, हार होना, ना, और वियना संधि भी यहीं स्टार्ट हुई है, वियना संधि भी यहीं से स्टार्ट होती है, हाँ। अब 1821 में क्या है, 1821 में हुआ है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ है। फिर 1830 में क्या हुआ है, फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई है। 31 में क्या हुआ है, मैक्सिनी द्वारा यंग इटली, यंग इटली ना, मैक्सिनी द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन किया गया। और 32 में क्या हुआ, अभी हमने बताया था कि 32 में क्या हुआ है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, है ना। इसके बाद 48 में क्या हुआ, देखो 48 में कई चीजें हुई हैं, फ्रांस की क्रांति हुई है, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग, जर्मन, पोलिश, चेक आदि राष्ट्रों की मांग, ये सब चीजें इसमें हुई। और इसके बाद आता है 1859 से 1870, इसमें इटली का एकीकरण हुआ है, इटली का एकीकरण हुआ ना, इटली का एकीकरण हुआ है 1859 से 1870 में। 1861 में कौन सी घटना होती है, इसमें होता है इमैनुअल द्वितीय इटली का शासक बनता है, इमैनुअल द्वितीय, है ना, ये इटली का क्या शासक बन जाता है। और 66 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध होता है, और यहां क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। 1870 में क्या होता है, 1870 में जो है वो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इटली की एकीकरण का प्रक्रिया यहां स्टार्ट हुई, खत्म यहां होती है, पूरी होती है। और 71 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। अब आता है 1905, हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य जो हैं इनका राष्ट्रवाद मजबूत हो जाता है। और 1914 में क्या होता है, 1914 क्या होता है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है।
तो हम आज कहां से कहां तक पढ़ लिए? 1688 से 1914 में कौन कौन सी घटनाएं हुई? 1688 में क्या हुआ? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति स्टार्ट हुई, है ना? इंग्लैंड की क्रांति, हाँ, गौरवमयी क्रांति स्टार्ट होती है। और इंग्लैंड की क्रांति से हम लोग कहां तक पढ़े? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, वहां तक। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, और इसके बाद फिर अलग से बताया जाएगा।